बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, किसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोच, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो फ़ायदेमंद है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नीम की पत्तियों और निम्बौली से बनाए कीटनाशक। BAU पंखिया सेम की खेती को दे रहा है बढ़ावा। गेंदा फूल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा बसंती। अब समाचार विस्तार से। फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना जरूरी है, जिससे कीट रोग पर अंकुश के साथ ही अच्छी पैदावार मिल सके। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि पर्यावरण की रक्षा और अच्छी पैदावार के लिए रासायनिक दवाइयों से बचें और नीम की पत्तियों और निम्बौली से घर पर ही कीटनाशक बनाएं। इससे पैसे भी बचेंगे और हानिकारक रसायनों के प्रयोग में भी कमी आएगी। वहीं जैविक खेती की दिशा में भी एक बेहतर कदम होगा। ICAR नई दिल्ली द्वारा देश के 12 शोध केंद्रों के माध्यम से फसलों के बहुपरीक्षण, आकलन और विस्तारीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन फसलों में पंखिया सेम एक प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है, जिसकी खेती जनजातीय किसानों द्वारा कम और सीमित क्षेत्र में की जाती है। ICAR के सहयोग से BAU द्वारा चालू खरीफ मौसम में पंखिया सेम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंखिया सेम एक ऐसी प्रजाति की सेम है जिसका फल, फूल, पत्ता, तना और बीज के साथ जड़ भी खाया जाता है। किसान भाई, यदि आप मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित प्रजाति बिरसा बोल्ड, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4 के अलावे अन्य जगहों से विकसित किस्म ICGB 91114 और गिरनार 3 लगा सकते हैं। अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित प्रजाति बिरसा बोल्ड, बिरसा मूंगफली 3 और बिरसा मूंगफली 4 और इसके साथ साथ हमारे कुछ अनुशंसित प्रभेद भी हैं जो कहीं बाहर से रिलीज किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। उनमें से है ICGB 9114, गिरनार 3 जो भी हाल में अनुशंसित किया गया है, TG 51, TG 37A, ये सब कुछ प्रमुख प्रभेद हैं। गेंदा फूल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्रेंच गेंदा लगाएं। गेंदा फूल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसका pH 7 के आसपास हो उपयुक्त है। ध्यान रहे, नर्सरी बेड में बिचड़ा तैयार करके खेत में लगाएं। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बर्ड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर 2 से 3 बार छिड़काव करें। और अब एक नज़र
राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बरसात का मौसम आ चुका है। अभी वक्त है धान की खेती का। हमारे सभी किसान भाई अपने खेतों में धान का बिचड़ा लगा चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद धान की फसल खेतों में लहलहाने लगेगी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि धान की फसल में जब खरपतवार हो जाएंगे तो हमारे किसान भाई उसकी सफाई कैसे करें। जी हाँ, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपके लिए हर तरह के यंत्र उपलब्ध कराए हैं जिससे कि आपको खेती करने में कोई दिक्कत ना हो। तो धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण आप किस यंत्र से करेंगे और उसकी विधि क्या है, आइए जानते हैं इस फीचर के माध्यम से। धान के पौधों को पर्याप्त पानी, नमी और अनुकूल तापमान की जरूरत होती है। ये सब उपलब्ध कराता है बरसात का मौसम। लेकिन बरसात का सबसे बड़ा दोष है कि इस मौसम में घासपात यानी खरपतवार बहुत तेजी से उगते हैं। खरपतवार धान फसल के लिए भी एक समस्या है। समस्या है तो समाधान भी है। आज हम जानेंगे धान फसल में कृषि यंत्रों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जिस समय हल्की बारिश होती है उस समय किसी हल या ट्रैक्टर के द्वारा किसान को कम से कम एक बार खेत को जुताई कर देनी चाहिए। इस जुताई के बहुत से फ़ायदे हैं। ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई करने से जो खरपतवार के जो बीज होते हैं जो मुख्यतः 6 से 9 इंच की गहराई में होते हैं, वो काफ़ी जब पानी मिलता है उसे तो वो ऊपर में आ जाते हैं और फिर धान के खेत में वो फैलने लगते हैं। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करने से जो खरपतवार के बीज हैं वो ऊपर आने से कड़ी धूप में वो मर जाते हैं, जिससे धान की फसल में 50 से 60% तक खरपतवार का नियंत्रण स्वतः हो जाता है। धान के खेत में खरपतवार निकालने के लिए सबसे कारगर कृषि यंत्र है कोनो वीडर और पावर वीडर। खेत में इन कृषि यंत्रों को चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कतारों में बुआई करनी चाहिए, यानी श्री विधि से धान की खेती करनी चाहिए। झारखंड प्रदेश में अधिकांश किसान अभी परंपरागत विधि से धान लगाते हैं। बहुत कम किसान जो हैं अभी भी लाइन से, जो कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको किसानों को लाइन में धान रोपने के लिए बताया जाता है। टेक्नोलॉजी हम लोग देते हैं। तो लाइन में धान रोपाई करने के लिए जो कृषि यंत्र है उसमें जो खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे उन्नत तकनीकी मशीन हैं, यंत्र हैं, जिसका उपयोग करके वो आसानी से कम समय में, कम खर्च में और जो लागत होता है खरपतवार नियंत्रण का उसको कम करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे धान अगर लाइन में रोपाई किए हैं, श्री विधि जैसे रोपाई किया गया है, तो उसमें एक यंत्र है कोनो वीडर, जिसके द्वारा रोपाई के 15 दिन के बाद वो एक बार कम से कम सर्वप्रथम एक बार चलाते हैं, फिर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार कम से कम चलाया जाता है। तो इस तरह से कोनो वीडर के द्वारा खरपतवार आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और कभी कभी जो जड़ के पास में जो खरपतवार नियंत्रण रह जाते हैं उसको हाथ से भी मतलब किसान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नई तकनीकी है ये कोनो वीडर या पावर वीडर, इसके द्वारा कम खर्च में आसानी से उसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार निकालने वाले ये कृषि उपकरण प्रखंड या जिला स्तरीय कृषि उपकरण बैंक से मिल जाएंगे। यहाँ से इन उपकरणों को मामूली किराए पर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के जो किसान कोनो वीडर, पावर वीडर या कोई अन्य कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं वे कृषि विभाग में आवेदन देकर अनुदानित दर पर इसे खरीद सकते हैं। ऐसे जो झारखंड की सरकार की जो योजना है
कस्टम हायरिंग केंद्र भी सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर बनाए गए हैं, जिसमें जो आज के डेट में जो तकनीकी जो है कृषि यंत्र, बहुत से यंत्र वहाँ पर रखे गए हैं जो भाड़े में भी उपलब्ध हैं। कम रेट में जो किसान चाहें तो वहाँ से कोनो वीडर या अन्य यंत्रों को लेकर और उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में एक निश्चित समय के अंदर खेत से खरपतवार हटा देना बहुत जरूरी होता है, वरना पौधों की बढ़वार और उपज में कमी आ जाती है, जो कोई भी किसान नहीं चाहता है। अभी सरकार की बहुत ही एक योजना है कस्टम हायरिंग केंद्र, जैसे प्रखंड स्तर पर जो उसमें कृषि यंत्र का एक सेट जो है वहाँ पर, जैसे पंप सेट, रोटावेटर, सीड ड्रिल या अन्य कृषि उन्नत यंत्र जो है वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और किसान जो कमेटी है वहाँ की, कृषि यंत्र जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, वहाँ पर एक कमेटी का गठन करके वो एक रेट का निर्धारण करते हैं और किसान चाहे तो वहाँ से आसानी से उस यंत्र को लेकर और उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी किसान बड़े यंत्रों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, तो ज़रूरत है आज के डेट में कृषि यंत्र जो बैंक है, जो सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उसका उपयोग करके कम रेट में उसका उपयोग करके आप कृषि जो है अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप धान फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं तो सिर्फ यंत्रों का उपयोग ही नहीं करते, बल्कि खेती में विज्ञान, समय, मेहनत, लागत और उपज के बीच तालमेल बनाते हैं और उसका कुशल प्रबंधन करते हैं। यहाँ पे लेते हैं फिर से छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। माए माटी, क्या हो गया है तुझे? न सेवा में कमी, न खाद पानी में कमी, फिर ये उपज में कमी क्यों? गंगा, ए गंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। अच्छा चलो चलो। हाँ चलो। माँ, बेटा, आपको क्या हो गया है माँ? सुनो, इसमें सभी जांच लिख दिया है। हॉस्पिटल जाके सभी जांच करवा लेना, वहाँ एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे अपनी माँ का सेवा करना। ठीक? ठीक है सर। सेहत का आईना ये हेल्थ कार्ड। जी सर। मेरे खेत की माटी भी तो मेरी माँ है, मैंने इसके स्वास्थ्य की तो खैर खबर नहीं ली। मिट्टी की भी स्वास्थ्य जांच करवाऊंगा, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाऊंगा। कहते हैं कि बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो सोना उगलती है। जी हाँ, ये हरियाली ही तो सोना है। अभी वक्त है टमाटर की खेती का। हमारे किसान भाई, जो भी किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। टमाटर की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई खेतों की तैयारियां कैसे करें, कौन से बीज खेतों पर लगाएं, खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और देखभाल कैसे करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। हर मौसम आधारित फसलों की खेती में उस मौसम की खूबी और खामी का ख्याल रखना पड़ता है जिस मौसम में उस फसल की खेती की जाती है। अभी बरसात का मौसम है। बरसात में सिंचाई के लिए पानी तो आसानी से मिलता है, लेकिन जल जमाव की समस्या बढ़ जाती है। बरसाती टमाटर की खेती में इस बात का ध्यान जरूर रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत खेती करें। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं बरसाती टमाटर की खेती के बारे में, तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे रांची ज़िले में बरसात की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम जब खेत का चुनाव करें टमाटर की खेती के लिए, तो ऐसे खेत का ही चुनाव करें जो ऊंचाई पे स्थित हो, जहाँ पानी का जमाव ना होता हो, ऐसे ही ज़मीन का चुनाव करें। और
वहाँ पे जब भी हम खेत की तैयारी करें तो उसको सबसे पहले हमको जो है थोड़ी सी गहरी जुताई एक बार करके 2-3 जुताइयाँ हल्की जुताइयाँ करके उसके बाद हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए समतल करते हुए उससे। जब हम नर्सरी, चूँकि ये टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें पहले हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, फिर खेतों में इसकी रुपाई करते हैं, तो नर्सरी भी हमें ऐसे स्थान पे ही लगानी चाहिए जो भूमि जहाँ पे जल जमाव की किसी भी दशा में स्थिति ना आती हो। और जब हम क्यारी उसके लिए बना रहे हैं तो हमें 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियाँ तैयार करके उनके बीच में नाली ज़रूर बनानी चाहिए, और क्यारियाँ हमें ऐसी बनानी चाहिए जो भूमि से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई हों। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए नर्सरी में बिचड़ा तैयार करना अनुशंसित और कारगर विधि है। नर्सरी के लिए भी जल जमाव से मुक्त ऊपरी जमीन चुनें। जमीन को अच्छी तरह से कोड़कर उसमें अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। अब अनुशंसित आकार की क्यारी बनाएं। जल निकास के लिए क्यारियों के बीच नाली जरूर बनाएं। बीज बोएं तो उससे पहले उसे ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित करें। जब हम क्यारी बना रहे हैं किसान भाइयों, तो हमें चूँकि हमारा पौधा जब हम बीज की बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम हमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जिससे हमारा स्वस्थ पौधा तैयार हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से हम उसमें कम से कम 4 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला देते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि गोबर की जो हमारी खाद होती है वो किसी भी दशा में कच्ची ना डालें, हम हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। और उसके बाद जब हम उसमें बीजों का बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई से पूर्व हम जो है उसको बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए किसान भाइयों हम यहाँ पे अनुशंसा करेंगे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने की। ट्राइकोडर्मा हमारा एक मित्र फफूंद होता है जो अन्य फफूंदजनक बीमारियों से हमारे पौधों को बचाता है। तो ट्राइकोडर्मा अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बीजों को उपचारित करने के लिए तो हम 4 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका प्रयोग करें। और इस प्रकार जब हम क्यारी तैयार करेंगे तो हमारी जो पौध है वो स्वस्थ पौध तैयार होगी और उसमें आर्द्र गलन या पद गलन की जो समस्या होती है वो नहीं लगेगी। नर्सरी में बिचड़ा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो उसे वहां से निकालकर मुख्य खेत में रोप सकते हैं। बारिश और नमी की अधिकता के कारण बरसाती टमाटर के बिचड़े काफी कोमल हो जाते हैं। इस वजह से बिचड़ों को नर्सरी से उखाड़ने और खेत में रोपने के दौरान मरने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या के निदान के लिए नर्सरी से बिचड़ों को निकालने से कुछ दिन पहले पानी पटाना बंद कर दें। साथ ही बिचड़ों को मुख्य खेत में मेड़ बनाकर रोपें। इसमें कतार और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी जरूर रखें। जो टमाटर की फसल होती है वो अगर हम बुआई करने के हम लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद, अधिकतम इतना ही समय इसमें लगता है, इतने समय बाद हमारी जो पौध होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर से थोड़ी सी 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। थोड़ा सा हमें उसको रोपाई करते समय ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि पौधों को कम से कम कुछ दिन के लिए 3 से 4 दिन पहले अगर संभव हो, जैसा कि बरसाती टमाटर है तो इसमें बरसात होती रहेगी, हो सकता है कि बरसात ना रुके, लेकिन अगर संभव होता है तो 3-4 दिन पहले रुपाई के दिन से हमें पानी रोक देना चाहिए। अगर बरसात नहीं हो रही तो सिंचाई ना करें। इससे क्या होगा, हमारे पौधे जो है थोड़े से कठोर हो जाएंगे और जब हम उसकी रुपाई करेंगे, उसको उसमें स्थानांतरित करेंगे नर्सरी से मुख्य खेत में, तो उनमें जो है मरने की संभावना जो पौधे की होती है वो कम हो जाती है। जी देखिए, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि ये बरसाती टमाटर होता है, इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो हम लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वो कम से कम 60 सेंटीमीटर रखें, और जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखते हैं हम वो 45 सेंटीमीटर हमारी रखी जाती है। ये जब भी हम इसकी अगर खेती का मतलब इसमें लगाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसे हम कतारों में लगाएं और थोड़ा सा ऊंची मेड़ बना के उसी में इसकी हम रोपाई करेंगे, तो हमारा जो खेत है वहाँ पे पानी भी जमाव नहीं होगा और हमारे पौधे बचे रहेंगे उससे। किसान भाइयों, बरसात में टमाटर की अच्छी उपज तभी होगी जब मौसम और मिट्टी के स्वभाव के अनुकूल उन्नत प्रभेद होंगे। टमाटर के 2 तरह के उन्नत प्रभेद होते हैं। इसमें एक की बढ़वार सीमित होती है तो दूसरे की असीमित। जिस प्रभेद के पौधे असीमित बढ़ते हैं उन्हें स्टेकिंग यानी सहारा देने की व्यवस्था जरूर करें। किसान भाइयों देखिए, जो टमाटर में जो प्रजातियां होती हैं वो 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। सबसे पहले तो होती है डिटर्मिनेट प्रजाति, जिसकी बढ़वार एक सीमित लंबाई तक होती है, उसके बाद उसकी ऊपर बढ़वार नहीं होती है। तो इनमें अगर हम प्रमुख प्रजातियों की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका स्वर्णा लालिमा, लक्ष्मी 5005, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जिनको हम बरसात में लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी प्रजाति एक आती है वो आती है इनडिटर्मिनेट टाइप की, जो असीमित उनकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो ऐसी जो प्रमुख प्रजातियां हैं ये हैं आपकी, अगर हम इनडिटर्मिनेट टाइप की बात करते हैं तो अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, और इसके अलावा स्वर्णा नवीन, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो हमारे रांची के किसान भाई इसको लगा सकते हैं।
अंतर इसमें इतना होता है कि जो हम डिटर्मिनेट प्रजातियां हैं उनमें हमें किसी भी प्रकार की स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी हमारे किसान भाई इनडिटर्मिनेट टाइप की अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें स्टेकिंग की आवश्यकता होती है ताकि वो पौधों का सहारा मिल सके। अगर हम स्टेकिंग नहीं करते हैं तो जो हमारे पौधे होते हैं असीमित लंबाई के कारण वो ज़मीन में छूने लगते हैं और हमारे जो फल होते हैं वो सड़ने की संभावना उनमें लगी रहती है। तो स्टेकिंग करने के लिए जो हम जो लंबी बेड बनाए हुए हैं उसके दोनों तरफ चाहे तो लोहे के एंगल या बांस लगा के उनमें मोटा तार थोड़ा सा या फिर नायलॉन का जो डोरियां होती हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इसका जरूर ध्यान दें, खासकर अगर वो इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी लगा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट काफ़ी प्रचलित प्रजाति है यहाँ की, जो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर आप इसे लगा रहे हैं तो उपज अच्छी प्राप्त करने के लिए स्टेकिंग अवश्य करें। तो इस तरह से बरसाती टमाटर की उन्नत खेती और उसकी देखभाल करें। बेशक आपको अच्छी उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और कृषि के संबंध में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बेहिचक लिख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।